नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम थम चुका है। तीसरे फेज में 93 लोकसभा सीटों पर कुल 1351 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। चुनावी मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर होगी। वहीं बिहार में जिन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, उन सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा है और 5 सीटों में से खगड़िया को छोड़कर एनडीए ने सभी मौजूदा सांसदों पर ही भरोसा जताया है, जबकि महागठबंधन ने सभी 5 सीटों पर फर्स्ट टाइमर को मैदान में उतार दिया है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण के प्रचार में राजनीतिक आक्रामकता इस कदर बढ़ी कि आम जन के मुद्दे गायब हो गए। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाते दिखे। इस दौरान बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, 3 तलाक के विरुद्ध कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और यूसीसी जैसे ऐतिहासिक निर्णयों को उठाया। अब बढ़ते सियासी तापमान के बीच जनता के मतों का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। किसकी जीत, किसकी हार और तीसरे चरण में कौन किस पर भारी पड़ेगा, चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। तो देखिए, तीसरे चरण में कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर होगी। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये सभी ऐसे नेता हैं जिनकी किस्मत तीसरे चरण में दांव पर होगी और इनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। हालांकि पिछले 2 चरण में जो वोट प्रतिशत को लेकर के चर्चा रही है, उसको लेकर के सभी का यह मानना है कि वोट प्रतिशत अगर कम रहता है तो फिर दोनों पक्षों को सोचने की जरूरत है। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत आपका। मलिक जावेद अंसारी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जावेद साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओंकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका भी। ओंकारेश्वर जी, चर्चा की शुरुआत आज आप ही से करूंगा। समझना ये चाहूंगा कि तीसरे चरण की लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 93 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इसमें से लगभग 80 से 81 सीटें बीजेपी के पास हैं। लग रहा है कि तीसरा चरण बीजेपी के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो तीसरा चरण है वो बीजेपी के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा का चरण है। इसमें अधिकांश सीटें बीजेपी के पास हैं, उसको उसकी सीटें रिटेन करनी है और विपक्ष को देखना है कि उसमें से कितनी सीटें वो भारतीय जनता पार्टी से ले सकता है। जहां तक हम मौजूदा इस चुनाव को देख रहे हैं, उस समय जिस तरीके से विपक्ष एग्रेसिव हुआ है, आक्रामक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डिफेंसिव मान रही है, डिफेंसिव एक वो मतदान के बाद पता चलेगा कि क्या हालात हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कई राज्यों में वहां जहां भाजपा लगभग सभी सीटों पर काबिज है, उन सभी सीटों को बचा पाना उसके लिए मुश्किल है। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी दोबारा जो है अयोध्या गए, राम मंदिर की बात उन्होंने उठाई। तो सवाल ये है कि बार बार श्री राम के मंदिर में क्यों जाना पड़ रहा है, उनके शरण में क्यों जाना पड़ रहा है।
जाहिर है कि जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसके घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे लोग आकर्षित हो सके, तो वो बार बार प्रभु श्री राम के चरणों में जा रहे हैं, उनके शरण में जा रहे हैं और एक तरह से वही मैसेज देने की बात है कि जो श्री राम को लाए हैं उन्हें आप ले आइए। लेकिन मैं याद करता हूं कि जिस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि राम राज्य को अगर लाना है तो राम के आदर्शों का भी पालन करना होगा। आज देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन कर रही है। क्या जिस तरह से श्री राम का आदर्श रहा है इस देश में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, क्या उस मर्यादा का पालन किया जा रहा है या सिर्फ श्री राम के नाम को पुनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चरण जो है, ये तीसरा चरण बहुत ही कठिन होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसमें उसको अपनी सीटें बचानी है। बढ़ाने की बात तो अधिकतम सीटों पे आप पहले से मौजूद है, बढ़ने की बात ही नहीं हो सकती। और जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है उसमें आरक्षण को लेकर के, उसमें महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और तमाम ऐसे मुद्दे हर रोज उठा रहा है, इसलिए भाजपा की मुश्किलें, भाजपा का सरदर्द जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है शुभेंदु जी, तीसरे चरण में चुनौतियां आपके लिए ज्यादा, क्योंकि आप पीक पे हैं, उससे ज्यादा आप बढ़ के कहां जाएंगे। तो कहते हैं ना कि नंबर 1 पे पहुंचना आसान होता है, बने रहना मुश्किल होता है। क्या लग रहा है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अगर उत्तर भारत के राज्यों में देखें तो आप जितनी सीटें हैं उतनी जीत चुके हैं, आगे तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन इसको बचाना लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, इस चुनाव के बाद, इस वोटिंग के बाद हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, ये मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। लगभग 80-82 सीटें हैं 93 सीटों में। हम 85 और 86 सीटों के लिए कल्पना कर रहे हैं और भगवान राम के नाम पर भी वोट मांगेंगे और काम के नाम पर भी वोट मांगेंगे, मोदी जी के नाम पर भी वोट मांगेंगे और बिखरे हुए कांग्रेस के नाम पर भी वोट मांगेंगे। और भगवान राम की आपने आदर्शों की बात करी है, वो क्या आदर्शों की बात करेंगे जो खाली जनेऊ पहन के घूमते हैं चुनाव भर? वो किन आदर्शों की बात करेंगे कि जब जिन्होंने मिलकर 70 सालों से देश को लूटा है, और कैसे लूटा है कि जब देश में पैसा नहीं था, आर्थिक व्यवस्थाएं खराब थी, तो 45 करोड़ रुपए सोना रख के देश का गिरवी रखकर पैसा लिया है और उसी समय बोफोर्स से 65 करोड़ रुपए पैसा ले रहे थे, घूस का भी, अपने गांधी परिवार के लिए। तो मेरे को लगता है कि जो लोग भी राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, जो लोग भी जो सामाजिक पर्यवेक्षक हैं, समाज को बांटकर यदि कोई व्यक्ति आरक्षण की बात करके, कितना आरक्षण आपके डिबेट पे मैंने कई बार सुना, बात किया, चैनल पे रहा हूं कि 75% तक आरक्षण कर देंगे। इस तरीके से यदि देश को बांटकर राज्य करना है और देश को बात करके पॉलिटिक्स करना है, तो मेरे को लगता है कि ये राम राज्य नहीं, रावण राज्य है। और कैसे कैसे लोगों का गठबंधन है कि जब पहले लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो दूर दूर से सुर और असुर मिलते थे। यहाँ सब असुरों का मेल है इस गठबंधन की उसमें। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि इस वोटिंग के बाद हम अपने सरकार बनाने के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल टूटा हुआ है, यहाँ तक टूट गया है कि उनके राज्यों के स्टेट्स के अध्यक्ष भी छोड़ के चले गए और वहाँ के जो मंत्री रहे हैं शीला दीक्षित जी की सरकार के, उन्होंने छोड़ दिया, एमएलए छोड़ रहे हैं। मेरे को लगता है कि जब तक 25 तारीख आएगी दिल्ली में वोटिंग के लिए भी, तो उन कांग्रेस के झंडा को पकड़ने वाले लोग नहीं रहने वाले। ठीक है अंसारी साहब, दूसरे चरण में आपके लिए कहते हैं ना कि खोने के लिए शायद कुछ होना हो, लेकिन पाने के लिए पूरा जहां है। तीसरे चरण में आपके लिए पूरा जहां खुला हुआ है, चुनौतियां हैं तीसरे चरण में, मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। ये मेरे हाथ में हमारा मैनिफेस्टो है, न्याय पत्र। जब से ये जारी हुआ है, भाजपा के हर नेता कार्यकर्ता पे दिमागी चोट हुई है और इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि इसमें 5 न्याय है और 25 गारंटी है। इसने इनको बौखलाहट, क्योंकि ये घर घर पहुंच गया है। दूसरा, अभी अवस्थी जी कह रहे थे हम राम के नाम पे भी वोट मांगेंगे, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। तो इससे साबित होता है कि ये लोग संविधान में नहीं मानते हैं। संविधान मेरे हाथ में है, संविधान में ये नहीं मानते, कानून में ये नहीं मानते
और ये कह रहे थे कि चंदा लिया, वो लिया। पूरी दुनिया में जग जाहिर है चंदा किसने लिया। 14,000 करोड़ का चंदा इन्होंने दिखाया भाजपा वालों ने, और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 74,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ भाजपा ने खर्च किया है। तो वो पैसा कहां से आया मेरे भाई? और अगर ये हार ना रहे होते ना, तो प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर में उल्टा ना लेटना पड़ता। कश्मीर में पूरे देश में धारा 370 का जिक्र करते हैं, 370 हटा दी, वहां पे ये प्रत्याशित की घोषित कर पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में। हरियाणा का ये हाल है कि 10 सीटें और 6 कांग्रेस के नेताओं को इन्होंने उतार दिया है, और ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा में आ रहे हैं। 4 सिटिंग एमपी आपके हमारी पार्टी में आए भाई, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह से आपकी पार्टी के सिटिंग एमपी आ रहे हैं। अगर बौखलाहट ना होती तो आज ये हाल ना होता। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये चुनाव जो है न्याय का है, क्योंकि लोग अब इनके जागरूक हो चुके हैं, इनके झूठ से, इनके फरेब से सब जनता, पूरी दुनिया जागरूक हो चुकी है। इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में न मंगलसूत्र था, न गाय थी, न मुस्लिम लीग थी, लेकिन फिर भी ये लेके आ रहे हैं क्योंकि इनको डर लग रहा है, बौखला रहे हैं। डरो मत भाई, डरोगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आपके डर में हमारी जीत है। आप डर रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन जनता से डरिए, हमसे मत डरिए। जनता ने आपको जिताया था, जनता ही आपको हराएगी, क्योंकि यह घोषणा पत्र जो है ऐसी गारंटी है जो देश की दशा और दिशा बदलने वाला है और भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। ठीक है पूजा जी, कांग्रेस तो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से आगे बढ़ रही है, आप अपने पीडीए के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं, दोनों एक ही गठबंधन में हैं, तो जनता किसके ये पे भरोसा करेगी बातों पे, आपके पीडीए पे या कांग्रेस के जो अभी न्याय पत्र बताया उन्होंने? जो जनता है वो भरोसा करेगी मुद्दों पे, और सर्वे भी बता रहे हैं कि जनता जो भरोसा कर रही है मुद्दों पे भरोसा कर रही है, वरना ये बौखलाहट भाजपा में नहीं होती। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 70 साल से, तो जब से जो है हमारा लोकतंत्र लागू हुआ है और चुनाव होना चालू तो 73 साल हो गए, उसमें 73 साल में जो है 25 साल आपके भी हो गए। अगर इनके बात को माना जाए तो जो है 70 साल में कुछ कार्य नहीं हुआ है, तो 15 साल मतलब जो है इनकी सरकारों ने भी काम नहीं किया। और बोलते वक्त कुछ भी बोलने जाते हैं हवा में कि जनता तो बेवकूफ है, कुछ समझेगी नहीं, लेकिन जनता समझती है। दूसरी बात पे आते हैं, ये कह रहे हैं कि जो है इनके दल में जो है सब आते चले जा रहे हैं। कौन आ रहा है? नीतीश आ रहे हैं, ओपी राजभर आ रहे हैं, जो आपको ही पानी पीते की गालियां देते थे। फिर एक बात आप ये भी जान लीजिए कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके पार्टी में, जैसे कि महाभारत के युद्ध में गुरु कृपाचार्य जी थे, गुरु गुराचार्य जी थे, पितामह भीष्म थे, पर फिर भी जो है हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, तो हो सकता है कि ये जो 5 सालों में सत्य है। और अब जो है समाजवादी पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस में, इंडिया अलायंस के जितने भी साथी हैं सब चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों के लेके। अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ मुद्दों की बात की हुई है कि बेरोजगारी कैसे कम किया जाएगा, महंगाई आपने बढ़ा रखी हुई थी। इनके मैनिफेस्टो से ना बेरोजगारी का मुद्दा है, ना नौकरी का मुद्दा है, ना महंगाई का मुद्दा है। और एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, एजुकेशन में सरकार में जब से आए तब से एजुकेशन का फंड कट करते चले जा रहे हैं। यूजीसी हमेशा जो है हर साल फंड कट कर रही है, जो कि फ्री होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट है। ये हेल्थ सेक्टर से भी फंड कट कर रहे हैं, अगर नहीं कट कर रहे हो तो बता दें। और नई यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खुल पा रहे हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उसमें यूजीसी पूरा फुल कंट्रोल कर रही थी, सेंटर से कंट्रोल हो रहा होता है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है उसमें 20% फंड जो है स्टेट से होता है, 80% फंड जो है आती है यूजीसी से। उसमें ये हमेशा यूजीसी कटौती करती चली आ रही, तो स्टेट जो है नई यूनिवर्सिटी कहाँ से खोलेगी? उसका 20% ही फंड है। तो जो एजुकेशन है जो बेसिक हेल्थ सेक्टर है उन सब ने बिल्कुल गर्त में ले जाके रखा हुआ है इन्होंने। नौकरियां तो बिल्कुल किसी हालत में नहीं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर लो, पता नहीं कहाँ से ये आंकड़े जनरेट करते हैं। तो इन्होंने अभी भी जो शिक्षा कर्मचारी जो है 14 लाख है, जब हमारी सरकार थी तब 16 लाख थे। और आप बताइए क्या वैकेंसियां नहीं आई? जब भाजपा की सरकार बनी तो इन्होंने 1,36,000 शिक्षा मित्रों को हटा दिया, फिर उनको जो रीज्वाइनिंग दिया उसको भी काउंट करते हैं कि हमने रोजगार दिया। प्रधानमंत्री की पकौड़ा चलो कहते हैं, चलो उनको पता ही नहीं है जीविका और रोजगार के बीच का डिफरेंस, वो हटा दीजिए। तो हमारा जो है हमारा कार्य यही है कि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुद्दों की लड़ाई, पूजा जी वही मेरा सवाल था, आप मेरे सवाल को टाल गई कि जनता किस पे, आपके पीडीए पे भरोसा करे या कांग्रेस के न्याय पत्र पे? क्योंकि आप देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपके अलायंस का आया नहीं। देखिए अगर आप जो है, हमें लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देखेंगे या कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे तो हमारी बातें सेम है कि हम जो है मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं,
हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम महंगाई घटाने की बात कर रहे हैं, और हम जो है शांति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम तो फिर ये कहाँ पे पीडीए घर क्या में है? लिमिट तो कर- फिर ये पीडीए क्या है? अब आपको क्या लगता है कि पीडीए क्या है? नहीं, वो तो आपने हाँ, अल्पसंख्यक, अगड़ी, आधी आबादी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, बाकी जो जनता है उससे आपको कोई वास्ता नहीं। बाकी जो वोटर्स हैं और भी वोटर्स हैं। नहीं, आपने सुना नहीं? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, आधी आबादी, हम उनकी बात कर रहे हैं। नहीं तो अगड़े, आधी आबादी, उसके लिए ए आपको जोड़ना पड़ेगा ना। पीडीए आपने 3 ही रखा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पीडीए है ये क्या? ये नहीं, पीडीए ए का जो है आपने माननीय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान सुना होगा। हाँ, हम जो है पिछड़े कौन होते हैं आप बताइए? आप बताइए ना, आपने चूज किया है, आपने चूज किया है, हमने थोड़ी चूज किया। वो आप बताइएगा, आपको वोट चाहिए पिछड़ों का, आपको दलित का चाहिए। अभिषेक जी, तो फिर आप अभिषेक जी सुनिए कि हम जो बता रहे फिर आप वही मानिए कि हम कह रहे पिछड़े वो है जिनको तरक्की करने का मौका नहीं मिला, जो पीछे छूट गए हैं वो है पिछड़े, और हम उनको आगे लेके आना चाहते हैं। हम उनको आखिरी पंक्ति से उठा करके उनको समाज के सामने एकदम पैरेलल लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। जी अभिषेक जी, ठीक है, यानी कि जो आगे बढ़ चुके हैं उनका वोट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बात तो होती ही नहीं है। जो आगे बढ़ चुके उनकी वोट, उनका वोट क्यों नहीं चाहिए होगा? जो आगे बढ़ चुके हैं उनको जो है इक्विटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सशक्त है। ओंकारेश्वर जी अब देखिए, ठीक है ओंकारेश्वर जी अब देखिए, ऐसा पहली बार लग रहा है कि बीजेपी कई जगहों पर जो है वो सिर्फ जवाब देती नजर आ रही है। अग्रेसिव विपक्ष जरूर है, लेकिन जब तक आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आएगा, जनता कैसे भरोसा करेगी? हर पार्टी ने अपने अपने स्तर पर चीजें दी हैं, तो अपने अपने स्तर पर जब चीजें दी गई हैं तो फिर उस पर जनता तो कंफ्यूज होगी। ओंकारेश्वर जी, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आपके पास शुभेंदु जी आते हुए, अब आपने सुना होगा पूजा जी को भी और अंसारी साहब को भी, वो तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, मुद्दों की बात करना और देश को बंटवाना, विभाजित करना, इसमें फर्क है। और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कह सकता हूं, और मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है मलिक जावेद अंसारी साहब, कि सोच में फर्क है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की। आपने कहा मुस्लिम लीग का नहीं है, हाँ मैंने कहा आपका जो न्याय पत्र है ये मुस्लिम लीग का न्याय पत्र है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी 1936 में जो अपना मैनिफेस्टो बनाया उसमें उसने कहा था कि शरीयत के जावेद मुस्लिम समाज का, जावेद जी आपको बोलने के समय पूरा दिया जाएगा, शरीयत के हिसाब से मुस्लिम समाज को चलाया जाएगा। और आपने इस बार भी पर्सनल लॉ का प्रयोग किया है अपने उस पर। हम बात कर रहे हैं पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए, आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए अलग कानून होना चाहिए। दूसरा चीज, मेरा बात करने का अर्थ है कि पूरे देश में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो मलिक जावेद अंसारी हो या वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर जी पंडित जी हो या पूजा मिश्रा जी हो, इस देश में सभी जो व्यक्ति इस देश में रहता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का रहने वाला हो या कोई भी भाषा बोलता हो, उसको भारत की जितनी संप्रदा है, जितने संसाधन है, उस पर बराबर का हक है। पर आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मनमोहन सिंह जी की स्टेटमेंट्स हैं कि उसमें मुस्लिम समाज का पहला हक होगा। ये सोच का फर्क है। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और हम ये कहते हैं कि इस संसाधनों में सबका, जो भी व्यक्ति हो, उसका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। बहुत छोटा छोटा सा फर्क है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पर तुष्टीकरण से जिस तरीके से आपने इस देश को, और पूजा जी तो बीच में रही गई, भैया जो पिछड़ा होता है उसको यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बैकवर्ड क्लास कहलाता है पूजा जी। और जो बात कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष
वो केवल बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं, वो उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, चाहे वो किसी अग्रणी जाति के हों, अग्रणी विचारधारा के हों। जो गरीब है और गरीब हो रहा है। क्या आपको ये नहीं समझ में आता कि जब काशीराम जी के साथ मिले थे आपने मुलायम सिंह जी, तब ये नारा चलता था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो नाम को किसने हवा में उड़ाया है, ये आपको भी याद होगा, हमको भी याद। फिर से मैं कहता हूं, धारा 370 हटाना, देश के अंदर तिब्बत तलाक हटाना, देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनाना। कांग्रेस की सरकार में कितने दंगे होते थे, आज देश बिल्कुल अच्छी तरीके से है। कांग्रेस का 10 साल जो 2004 से 2014 तक था, लगभग 104 बार भारत के हर कोने में दंगे हुए हैं और लगभग 254 बार बम फटे हैं। ऐसी सरकार के सामने एक ऐसी सरकार थी 10 साल की जो बड़ी सुरक्षित सरकार थी। ठीक है, और इसी के लिए, यही बात को लेकर हम वोट मांगने जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जावेद जी रिप्लाई करना चाह रहे थे। जावेद जी रिप्लाई कीजिए जल्दी से, फिर ओंकारेश्वर जी जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास जी। अवस्थी भाई ने कहा कि मुस्लिम लीग शरिया, ये पूरा मैनिफेस्टो है, एक वर्ड भी मुस्लिम नहीं लिखा कहीं भी, एक जगह शरिया नहीं लिखा। इनको व्हाट्सएप में गलत जानकारी आई है, ओरिजिनल। अब बीच में मत बोलो, आप सुनो, आपको गलत जानकारी आई है। मैं आपको ओरिजिनल पेज नंबर 9 पार्टिकल नंबर 9 पेज नंबर 9 इंग्लिश के में पेज नंबर 9 खोलिए, पेज नंबर 9 खोलिए, जानकारी दे दी, ओरिजिनल भेजूंगा, ओरिजिनल पेज नंबर 9 खोलिए। क्या होगा, आर्टिकल नंबर 4 क्या होगा, एडिट किया होगा, गलत जानकारी। दूसरा, पूरी जानकारी आप बोलो ना। अब दूसरा कि इन्होंने कहा विभाजन की राजनीति, मणिपुर में भाई से भाई को लड़ाया है, 1 साल हो गया है। विभाजन की राजनीति कौन करता है, ये भी देख रहा है। भाई साहब ने कहा दंगे बहुत होते थे, अभी सुन लो, दंगे बहुत होते थे। अमित शाह की नाक के नीचे दिल्ली में दंगे हुए, 70 से ज्यादा लोग मर गए। मणिपुर में अभी तक दंगे हो रहे 1 साल से, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश में ये कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाई है 2022-23 की, उसमें लिखा 3717 मर्डर हुए 1 साल में, हत्या में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। और ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया। दूसरा, धारा 370 का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, पता नहीं अवस्थी जी को क्या हुआ, आप कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रहे हो कश्मीर में। भाई अगर इतना फायदा हुआ है कश्मीर को, कैंडिडेट घोषित कर दो। दूसरा, आपने कहा मुस्लिम लीग की छवि दिखती है हमें हमारे पत्र में, न्याय पत्र में कोई छवि नहीं है। अगर मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई, आपके पूर्वजों ने बनाई, वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो, चाहे सिंध हो, आपने सरकारें चलाई भाई मुस्लिम लीग के साथ। तो इसलिए आपको याद आ रही होगी मुस्लिम लीग की, कुछ तो मिले, लेकिन मिल नहीं रहा, ना मुद्दों पे जा रहा, तो इसके भाजपा वाले बौखला रहे। 2 ही मुद्दे हैं। और अभिषेक जी, आपने एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण उठाया, कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए, एक ही सभी राजनीतिक दलों का एक मुद्दा होना चाहिए, किस पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज कोई मुद्दे नहीं है इस देश में, महंगाई और बेरोजगारी। सारे विपक्षी दल हमारे इस बात से सहमत हैं, जितने भी पद खाली देश में एक सब चीज भरे और है जाएंगे। जिसका जिक्र होता है, अंसारी साहब, जिसका जिक्र होता है यूसीसी का, क्या देश में यूसीसी नहीं होना चाहिए? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत चर्चा होती है, यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताइए। भाई एक जीएसटी कर दो, हम तो कब से कह रहे हैं, 4 जीएसटी है, सारे देश के लैंड लॉज अलग है, आप कर दोगे? उत्तराखंड के लैंड लॉज अलग है, उत्तर प्रदेश के अलग है, गोवा के अलग है, मणिपुर के अलग है, कर दोगे आप लैंड लॉज से? सबके जमीनों के कानून सर धीरे धीरे चीजें एक, आप ये बताइए 370 हटने में कितने साल लगे? 370 के प्रावधान हटने में कितने? मैंने मान लिया, हटा दिया, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत हटा दिया। 370 हटने में अगर 70 साल लगे हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अभी चर्चा शुरू हुई है, और वही आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। तो फिर तो 35 राज्य 35 कानून होंगे। नहीं, अब केंद्र का कानून आएगा, यूसीसी सर वो, अरे सर आप बताइए, कानून की बात कर रहे हो। अरे सर यूसीसी होना चाहिए, कानून अलग हो अरे गया, सर तो 35 मैं ये पूछ रहा हूँ सर, तो गोवा में यूसीसी बहुत लंबे वक्त से पहले ही से है, यूसीसी होना चाहिए या नहीं, आप मुझे बताइए सर, यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक बार हाँ या ना ये तो मुझे बताइए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभिषेक जी, आप महिला या पुरुष है, हाँ ना में जवाब दीजिए। मैं पुरुष हूं।
हाँ, तो मैं भी अब उसको एक्सप्लेन करूंगा कि आप 21वें लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन रिपोर्ट पढ़िए। 185 पेज का पुलिंदा मोदी सरकार के मुंह पे देके मारा है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी भी इस देश में एक जगह लागू नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट ऐसी है जहां पे नहीं लागू है। आपको बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। केवल पर्सनल लॉ में आप एक पूरे देश में एक कानून कर सकते हो। मतलब आप नहीं चाहते हैं सर, डायरेक्ट बोलिए ना, नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट बोलिए कि हाँ नहीं, यूसीसी नहीं होना हम चाहिए। संविधान के अनुसार हर चीज चाहते हैं, संविधान इजाजत नहीं दे रहा है। फिर लॉ कमीशन तो मोदी सरकार का था, वो ठीक क्यों है। मना कर रहा है? ठीक है शुभेंदु जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद मैं इसका जवाब लूंगा। जब संविधान ही कह रहा है कि यूसीसी नहीं हो सकता है, तो फिर आप लोग कैसे यूसीसी लाएंगे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और अंसारी साहब सीधे आप ही के पास आते हैं। तो देश में संविधान ये कहता है कि यूसीसी नहीं होना चाहिए। नहीं, संविधान में लिखा है आर्टिकल 44 में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। फिर? लेकिन सुनिए ना, तो ऐसे नहीं होता ना, संविधान में लिखा है तो उसका लागू करने के भी तो प्रोसीजर होते हैं मेरे भाई। लॉ कमीशन जो 21वां था, उसने रिपोर्ट जमा की है मोदी सरकार को, उसने साफ बना किया कि ये नहीं हो सकता है। तो फिर मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये हर चीज का एक प्रोसेस होता है कानून में। अब संविधान में तो 370 भी लिखा था, हटाई गई ना, क्यों हटाई? वही तो और मैं कह रहा हूं कि सुनो, नहीं, सुनो, संविधान में आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, तो उसका प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना। तो प्रोसेस किस के तरीके लिए से लागू होगा? सर, जब तो प्रोसेस के लिए रास्ता निकाला जाता है, हर समस्या का समाधान है, ये आपको हाँ, पता है। हाँ बिल्कुल। और मैं जब हमारे देश में आईपीसी सबके लिए एक है, तो फिर सीआरपीसी क्यों नहीं? एक नहीं है भाई। अच्छा, ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, 21वां लॉ कमीशन पढ़िए रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट्स में आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं है, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में ठीक है। लागू नहीं। शुभेंदु जी, जब ये स्थिति है, फिर आप कैसे यूसीसी कर रहे हैं? दूसरा, मैं आपको और उदाहरण दे रहा हूँ, हाँ, और उदाहरण दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अब इसका उदाहरण दे रहा हूँ। गांव उत्तर प्रदेश में गौकशी के कानून अलग है, गोवा में इनकी सरकार है, वहां अलग है। भाई एक कर दो, हम तो कह रहे हैं एक कर दो। ठीक है शुभेंदु जी, जल्दी से जवाब देता हूँ। मैं इनके तीनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। मैं उसकी लाइन पढ़ के दिखा रहा हूँ जिस न्याय पत्र में इन्होंने माइनॉरिटीज को कैसा देने के लिए बात किया है। लिखा हुआ है, वी विल इन एक सेकेंड, रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस दीजिए। हाँ, कौन सी पॉइंट जगह नंबर लिखा है? 7 सुनिए तो, पढ़िए तो, पहले सुन तो लीजिए। पॉइंट नंबर 8 माइनॉरिटीज के लिए, पॉइंट नंबर 8 पढ़िए। वी विल इनकरेज ऑफ पर्सनल लॉज, सच रिफॉर्म मस्ट बी अंडरटेकन with the participation and consent of the communities concerned। आज पेज नंबर बताइए, पेज नंबर। पेज नंबर नहीं, मैं तो इस पे पढ़ रहा हूँ भाई साहब, अरे मोबाइल पेज नंबर मेरे पास बुक है, ओरिजिनल पेज बुक नंबर होगी, बताइए। उसमें माइनॉरिटीज में जाइए, माइनॉरिटीज का पॉइंट नंबर 8 पढ़िए। ना, पर्सनल ना, लॉ को पेज नंबर आप बताइए, करेंगे, पेज नंबर। पेज यहाँ पे minority का किताब कोई में है आपके पेज। है। ठीक है शुभेंदु जी, अब यूसीसी पे आ जाएं। दूसरा यूसीसी यूसीसी पे आता हूँ। यूसीसी के अंदर देखिए, हंसने का ये कोई डिबेट हो रही है, कोई जोक तो हो नहीं रहा जावेद साहब। नहीं तो पेज थोड़ा नंबर सा बताओ ना, संयम बना के reference रखिए, दे रहा हूं मैं भी, संयम बना के रखिए, संयम अंसारी बना के साहब रखिए। वेट, अंसारी साहब वेट। हाँ, दूसरा चीज, जैसा मैंने आपको एक डिबेट में बताया कि पूरे देश में यूसीसी लागू करने में एक बहुत छोटी सी दिक्कत है। लगभग 1.5% से 2.5% के बीच में ऐसी पॉपुलेशन है जो एजुकेटेड नहीं है, ट्राइबल एरिया में रहती है, एसटी है। वो एक ऐसे लोग हैं जिनको अभी हम यूसीसी में लाना मुश्किल केस है। उसका एक्सेप्शन डालकर, जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ लोग आज भी पातालकोट में रहते हैं, वो कभी कभी ऊपर आते हैं, उनके ऊपर वो जो कानून है, उनके ऊपर जो कानून बनाया जाएगा वो वहां की कम्युनिटी के हिसाब से होगा, क्योंकि अभी उनको रिफॉर्म करने में और कुछ साल लगेंगे। एक्सेप्ट दैट, पूरे भारत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है यूसीसी लाने पर, और हम ला चुके हैं और कुछ स्टेट में लागू भी कर चुके हैं। ठीक है। केवल और केवल दिक्कत इसलिए है इनको, क्योंकि इन्होंने जीवन भर एक धर्म के लोगों को किस तरीके से तुष्टीकरण किया जाए, उससे वोट मिल सके, ठीक है, इसके मेहनत में लगे हैं और कोई काम नहीं किया जीवन भर। ठीक है। ओंकारेश्वर जी, यूसीसी में समस्या आपको क्या दिखती है कि वाकई में कुछ ट्राइबल एरियाज जहां पे इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, हम इस वजह से बैठे रहें, इंतजार करते रहें कि जब वहां दुरुस्त होगा, चीजें दुरुस्त होंगी, तब यूसीसी के बारे में हम सोचेंगे?
हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। 370 के लिए प्रयास हुआ, खत्म हुआ। क्या यूसीसी इस चुनाव में कोई मुद्दा बना भी है? मुझे तो नहीं लगता कि इस चुनाव में यूसीसी नाम का कोई मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया है और जब जब उनको अपनी जवाबदेही से भागना पड़ता है तब तब वो ऐसे मुद्दों को उठा लेते हैं कि मुस्लिम हो, मछली हो, मंगलसूत्र हो और यूसीसी हो, इस तरह की बातें। अगर उनको लगता है कि यूसीसी बहुत अच्छा है, करने लायक है, तो धारा 370 हटाने में उनको कितने घंटे लगे? एक रिजोल्यूशन ले आते, पार्लियामेंट में पास करा लेते, फिर देखते उसमें क्या होता है। संविधान के तहत, संविधान ये कहता है आर्टिकल 44 के तहत कि इस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन उसकी अगली लाइन आप भूल जाते हैं। अगली लाइन लोग नहीं पढ़ते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स होता है, और गवर्नमेंट्स ये फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, बहुत सारे जातियों के लोग हैं, सबके अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, सबके अपने अपने कोड्स हैं। तो उनको देख के इसको उस प्रैक्टिकलिटी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कहने लगे 2-3% है। अरे 2-3% है या 20-30% है या ज्यादा है या कम है, ये तो समय बताएगा जब वो चीजें आएंगी। ये पूरे देश में अगर लागू करना इतना आसान होता तो नरेंद्र मोदी की सरकार इतना इंतजार नहीं करती। ये उस तरह का फार्मर्स बिल नहीं है कि आप ले आए, साल भर विरोध हुआ और उसके बाद आपको वापस लेना पड़ गया। तो सोच समझ के ऐसी चीजों को लागू करना पड़ता है। मुद्दा दरअसल ये है कि पिछले 10 सालों में कल्याण के कौन से कार्य किए आपने? मनमोहन सिंह की वो बातें जो फेक न्यूज है, उसको बार बार फैलाया जाता है कि मनमोहन सिंह ने मुसलमानों, मनमोहन सिंह के बयान में साफ था कि वो आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और सभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली नहीं, क्लियर नहीं है। मुस्लिम आप गोली मत दीजिए। मुस्लिम ओंकारेश्वर जी, मुस्लिम समाज का वोट था उसमें। बीच में एक शब्द नहीं बोला शुभेंदु जी, आप गलत मत बोलिए, मैंने एक शब्द नहीं बोला। आप डिबेट की गरिमा का ध्यान रखिए, हमने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी होने दी। दूसरी बात, गरीबी और पिछड़े की बात मैं पूछना चाहता हूँ। आप जिन 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात करते हैं, 80 करोड़ लोग हैं कौन? आप कहते हैं 25 करोड़ लोगों को तो मैंने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, तो क्या ये 80 करोड़ मध्यम वर्गीय लोगों को आप खाना खिला रहे हैं? ये कहां से आ गए 80 करोड़ लोग? आपके अपने आंकड़े बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है। 5 किलो अनाज नहीं देंगे तो उनका जीवन नहीं चल सकता। तो 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ की ये तादाद कहां से पहुंचा दी आपने? ये मध्यम वर्गीय लोग नहीं है। मुझे तो नहीं मिलता 5 किलो अनाज, मैं भी बेरोजगार बैठा हूं और बहुत सारे ऐसे युवा बेरोजगार बैठे हैं। तो आप जिन मोर्चों पे विफल हुए हैं उसको देखने की बजाय आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसपे लोग आपस में उलझते रहें, लड़ते रहें और फिर लगे कि साहब देश के लिए तो आप ही काम कर रहे हैं और बाकी लोग जो है देश विरोधी हो गए हैं। नहीं तो ओंकारेश्वर जी क्या यूसीसी की दिशा में बढ़ने की जरूरत ही नहीं है? मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या उस दिशा में हमें सोचना ही नहीं चाहिए, बंद कर लेना चाहिए सोचना? भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को सबसे पहले जन कल्याण के मुद्दों को देखना चाहिए। उन मुद्दों को देखना चाहिए जिन मुद्दों को उठा के वो स्वयं सरकार में आए थे। कहते थे रुपया इतना गिर गया, कहते थे पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गई, कहते थे गैस की इतनी कीमत बढ़ गई, कहते थे 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, कहते थे एमएसपी हम डबल कर देंगे। आज फार्मर से वो बात नहीं कर रहे हैं। आपने देश में जो माहौल बनाया हुआ, आप उस माहौल की बात कर रहे हैं। आप पंजाब के और इस तरफ के नॉर्थन इंडिया के किसानों को आप 200 किलोमीटर की दूरी पे कांटों का तार लगा के रोक रहे हैं। आप मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वहां के हालात आपने ऐसे बना दिए और आप फिर कहते हैं कि देश में हालात अच्छे हैं। हालात बहुत बिगड़ गए हैं और इस देश की जनता ये समझ चुकी है कि सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है और उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आपने देश के युवाओं की बात की थी। आज युवा जो है सबसे ज्यादा, किसानों से ज्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके पास क्यों रोजगार नहीं है। इन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है। चुनाव के वक्त जय श्री राम करने से ये जो असली मुद्दे हैं वो दूर नहीं हो जाते। और अगर श्री राम के उस पे रास्ते पर चलना है तो श्री राम के आचरण का भी पालन करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है पूजा जी, आप लोग के लिए पीडीए तो महत्वपूर्ण है ही,
साथ ही श्री राम को लेकर के भी अक्सर बयान आते रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। पूजा जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है पूजा जी से संपर्क टूट गया है। शुभेंदु जी इस पे रिप्लाई करना चाह रहे थे। शुभेंदु जी रिप्लाई कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं जावेद साहब के पास जाता हूं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं और फिर से पांडे जी एक बात बताना चाहता हूं आपको। अभी कुछ एक सप्ताह पहले जेपी मॉर्गन की एक मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर डिमॉन थे उसके सीईओ, उन्होंने ये जवाब दिया था कि अमेरिका के अंदर कि यदि मोदी ऐसा कोई नेता अमेरिका में आए तो अमेरिका भी और अच्छा बढ़ सकता है। और उन्होंने अपने एक फिगर में कहा कि 25 करोड़ लोग भारत को अति गरीब जो थे वो ऊपर आए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आपको फर्क नहीं लगता कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, तो हो सकता है मध्यम क्लास के भी कुछ लोग भोजन ले रहे होंगे। वो भोजन जो है वो लगातार दिया जा रहा है। कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि राशन खा जाएगा कोई। जिनके अकाउंट बने हैं, जो लोग उसके अंदर अपने आधार कार्ड से उसको वेरीफाई करते हैं, तब जाके उनको राशन मिलता है। तो ये तो वेरिफिकेशन है। और जहां तक अनाज है, भारत की जो संपदा है, उसको सबका अधिकार है, वो किसी जाति धर्म के लोग हों, गरीब होना चाहिए, उनको मिलता जा रहा है। आर्थिक व्यवस्था 10 से 5 पर आ गई। देश के अंदर चारों तरफ, पूरी चारों तरफ, हर तरफ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ कि जहां पर 70 सालों में केवल और केवल हम 72 एयरपोर्ट थे, आज 10 सालों में ही वो बढ़ के डबल हो गए, 150 हो गए। आपको दिखाई नहीं देगा वो सब चीजें कि आज एक जो भी लोग आयुष्मान योजना, भारत का हर व्यक्ति किसी भी जगह जाकर 5 लाख तक का एक इलाज करा सकता है। आज तक कभी हुआ था क्या? आपको यह भी समझ में नहीं आएगा कि घर घर तक बिजली पहुंची है, घर घर तक सिलेंडर पहुंचा है। तो दिखाई जब देता नहीं है, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। जो कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती, चुनाव में ऐसे विषय लेके आती है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जितना इस 10 सालों में काम हुआ है, पांडे जी, आपने अपने आप को बेरोजगार कह दिया। अब आप जो भी बात कहोगे तो उससे जोड़ के कहोगे। हमने नहीं कहा, आपने अपने आप को कहा कि मैं बेरोजगार बैठा हूं, कोई काम नहीं है। जनाब, आज भारत में केवल और केवल सरकारी नौकरियां 2 ही करोड़ हैं और देश का जो 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोगों को जॉब तो नहीं दी जा सकती है। उनको सशक्त बनाया जा सकता है। और उस सशक्त बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप, इतनी सारी योजनाएं चलाकर भारत को सशक्तिकरण किया जा रहा है। शायद वो आप नहीं देख पा रहे हैं। एक मन के अंदर, आपके अंदर एक ऐसी भावना आ गई है जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं। इस तरीके से आप बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है आप आंख खोल के देखिए, देश बहुत गति से आगे जा रहा है। हर व्यक्ति मानने को तैयार है, हर व्यक्ति ये कहने को तैयार है कि इस देश के लिए मैं भी चुनाव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि मोदी जी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, पूजा जी बोलिए। साथ ही यूसीसी को लेकर के है, आपकी पार्टी क्या यूसीसी के साथ खड़ी होगी या नहीं? देखिए अभिषेक जी, यूसीसी जो है एक वाकई बड़ा मुद्दा है और इस पे जो है कार्य करना उतना ही मुश्किल है। पहली बात तो ये जान लें कि जो है विधि आयोग ने रिपोर्ट लगाई कि जिसकी अभी भारत में यूसीसी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आते हैं कि भारत क्यों जाना जाता है? भारत जाना जाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। मैं जो है नॉर्थ ईस्ट में मेरा एजुकेशन हुआ है। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश। तो मैं, हो सकता है कि मैं आपको कुछ वहाँ के लोकल कल्चर्स जो ऐसे हैं कि जिसको मुझे लगता है कि वो इतना अच्छा है कि उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो निशी हो, चाहे वो अपातानी हो, चाहे वो खामसी हो, चाहे आदि हो, चाहे मिसरी हो, वहाँ पे जो जनजातियां हैं उनकी कल्चर, अगर कभी नॉर्थ ईस्ट जाए, चाहे आप नागालैंड चले जाए, नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स है उसमें असम और वेस्ट बंगाल में छोड़ दिया जाए, जहाँ पे जो है 371 नहीं है, तो अगर वहां पे जाते हैं तो आपको लगेगा कि ये कल्चर इतना खूबसूरत है कि इसको डिस्टर्ब करने की अभी जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। इसलिए यूसीसी की चर्चा अभी जरूरत नहीं है। आपको 18 में रिपोर्ट मिल गई हुई है।
ऐसा है कि समय के साथ में ग्रेजुअली जैसे अमेंडमेंट आते हैं वो जब आने की जरूरत होगी तब आएगी। ऐसे बात कर लिए अगर यहाँ पे तो रैट किलर्स है उत्तर प्रदेश में, और जो है हम चले जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनका कल्चर अपने आप में इतना खूबसूरत है, वहाँ पे महिलाओं को इतना सशक्त बनाया गया हुआ है कि अगर यूसीसी लगा देंगे तो वहाँ पे उनका कल्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी ग्रेजुअली समय है, अभी आपको इस पे चर्चा करने की जो 18 में आपने करनी हुई है, 18 का रिपोर्ट आपको बता रहा है कि अभी भीड़ नहीं है, तो अभी वर्तमान की चीजों पे फोकस कर लिया जाए कि वर्तमान में क्या चीजें जरूरी हैं। दूसरी बात आते हैं कि मैं धर्म की बात बार बार नहीं करना चाहती क्योंकि वो इंसान का अपना विषय है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि धारा 144 का जो उल्लंघन, आपका जो है आचार संहिता का उल्लंघन है अगर आप जो है धर्म का इस्तेमाल करते हैं प्रचार में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कल राम मंदिर नहीं जाना चाहिए था, वो राम जी का प्रणाम दूर से भी मन से कर सकते थे, उतना इवेंट करने की जरूरत उनको नहीं थी। वो इलेक्शन कमीशन देखेगा, वो हमारे अब इलेक्शन कमीशन के हाथ में इलेक्शन कमीशन देखेगा। जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है वो सशक्त बना रहे हैं, तो फेलियर रेट भी जान ले। एक साल में जो सशक्त बनाने की योजनाएं चलाते हैं वो 20% फेलियर रेट है, फिर 30% 2 साल में हो जाता है। ये जो है 10 साल आते आते जो फेलियर रेट है जो आप सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो 70% चला जाता है। चलिए सरकारी नौकरी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जब जो है भाजपा की सरकार है, आज 7 साल हो जा रहे भाजपा की सरकार को, तो जब भाजपा की सरकार जब आई थी उस वक्त जो भर्तियां ऑन गोइंग थी उनको भी उन्होंने कंप्लीट कराया। उस टाइम पे संजय यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्री हुआ करते हैं जब भाजपा की पहली सरकार में 2017 में, तो उन्होंने बोला कि 5 लाख शिक्षक भर्तियां है अभी, और 5 साल में 5 लाख और वो भर्तियां नहीं कराई गई। 2022 में पीजीटी का फॉर्म भराया गया, उसका अभी तक आयोग गठन नहीं हुआ है, और जो है जो एग्जाम आप कराना चाहते हैं वो लीक हो जाता है। अंजू कटियार भी जेल चली जाती है, एलटी पीएससी का जो पेपर में धांधली होती है। तो फिर आप ये जो रेगुलर नौकरियां वो तो दीजिए ना। महंगाई पे आपने क्या किया? आप कह रहे इक्वलिटी, हम इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते, हमें इक्विटी की बात करनी पड़ेगी। अगर जो है कोई जो शहर नहीं आ पाया है हम उसको जो है विदेश कैसे भेजेंगे? तो इक्विटी तो यही हो गया ना कि उसको जो शहर नहीं आया पहले उसको शहर लेके आया जाए, फिर उसको शहर में जो है मेट्रो सिटी लेके जाया जाए, फिर जो है उसका बराबर लाने के बाद में जो है विदेश भेजा जाए। जितना आप मेट्रो सिटी के लोगों को जो सुविधा देना चाहते हैं आप उतना चाहते गाँव का भी हो जाए, वो ऐसा नहीं होने वाला। आप बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की, आइए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में और आप जानिए ग्राउंड पे कितना पहुंच रहा है। और ये रिपोर्ट बताती है कि जो आप किसानों के लिए योजनाएं निकालते हैं वो सिर्फ जो है 6% ग्राउंड पे पहुंचती है। तो हम तो बस उसी की बात कर रहे हैं। और एक बार जो मैं बैठी हूँ मैं बता दूं, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इसकी जो है फीस 5 गुना बढ़ा दी गई। क्या 5 गुना आमदनी बढ़ी लोगों की? ठीक है, जावेद जी रिप्लाई करना चाह रहे थे। जावेद जी जल्दी से बोलिए। साथ ही यूसीसी को लेकर के पूजा जी ने कहा कि अभी बातचीत की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में बात करने की जरूरत है। ठीक है, बात करने की जरूरत है, भविष्य की बात है, लेकिन जो समस्या है उसके समाधान के लिए सोचना तो होगा। अब जैसे आरक्षण को लेकर के इस बार बहुत ज्यादा चर्चा हुई है पहले दूसरे चरण में, अब जाकर के हम देख रहे हैं कि थोड़ा कम उस पर चर्चा हो रहा है। आरक्षण को लेकर के, आरक्षण एक विषय है जिस पे चर्चा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उसको पार्टियां दबा जाती हैं। हमने ही तो उठाया है, जनगणना कौन कराएगा? हमारी पार्टी ने मुद्दा उठाया। आप तो जातिगत जनगणना पे है। हाँ, जनगणना होगी उसके हिसाब से जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलेगा। दूसरा, अवस्थी जी ने 10 साल की तस्वीर दूसरी दिखाई है। हाँ। ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जो सच्चाई है, वास्तविक तस्वीर है। पिछले 10 सालों में 2014 में देश पे कर्ज था 54 लाख करोड़। मोदी जी ने इस कर्ज को बढ़ाकर 205 लाख करोड़ कर दिया है। 2014 में एनपीए था 2.5 लाख करोड़, आज एनपीए जो है वो 14 लाख करोड़ हो गया। कॉर्पोरेट मित्रों का इन्होंने लोन माफ किया है 16 लाख करोड़। हर साल मतलब पिछले 10 सालों में आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट उठाइए आप, तो उसमें लिखा है कि 9 लाख करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड हुए हैं। ये इनकी वास्तविकता है। दूसरा कि डॉलर 54 था, आज 83 है। पेट्रोल 56 था, आज 90 है। डीजल 55 था, आज 90 है। सिलेंडर 400 था 2014 में, आज 1100। फिर आंकड़ों पे आप मलिक साहब एक चीज बताइए, अमेरिका पे कितना कर्ज है? ये अभिषेक जी, बेरोजगारी का आलम ये है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकार इजराइल मजदूरों को काम करने के लिए भेज रही है और वहां पे बम गिराए जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, अमेरिका पे कितना कर्ज है सर? लोगों को सर अमेरिका पे कितना कर्ज है? अमेरिका की जीडीपी कितनी है? अमेरिका पे कर्ज कितना है पहले वो तो बताइए। अरे सर बताइए कर्ज कितनी है? जापान पे कितना कर्ज है?
जीडीपी बताइए ना कितनी है अमेरिका की? 27 ट्रिलियन की जीडीपी है। हाँ, हमारी 3 ट्रिलियन की 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है। और उनका कर्ज कितना है? हमारी इकोनॉमी से 3 गुना ज्यादा कर्ज है जापान पे। मेरे भाई, अब ये मोदी जी के ये विस्तार बता रहा हूं मैं। मोदी जी ने क्या किया है? आप पे 1.5 लाख करोड़ का 1.5 लाख रुपए का कर्ज ले लिया है। 5 लोग बैठे हैं यहाँ पे, हर पे 1.5 लाख का कर्ज मोदी जी ने हमारे सर पे लिया है। कौन चुकाएगा? आप चुकाओगे, मैं चुकाऊंगा, ओम भाई चुकाएंगे, पूजा जी चुकाएंगे, अवस्थी जी चुकाएंगे। बता रहे हैं भैया, सुनो उपलब्धि मान रहे हो आप, सुनो मलिक साहब, सुन लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप उपलब्धि मान रहे हो कर्ज लेने को तो बहुत बढ़िया। नहीं, और ये चीज आपने बोला कि आप जातिगत जनगणना करवाएंगे, बिहार में करवा लिया, क्या बेनिफिट मिला? 2010 कब मिलेगा? इलेक्शन आ रहे हैं ना, सुपड़ा साफ होने वाला भाजपा का। 2000 नहीं, जातिगत जनगणना तो आपने करवाया था सर। सरकार आप थे उस टाइम सरकार में। हमारी सरकार 2010 से खरीद लिया गया, तोड़ लिया गया हमारी सरकार को। मोदी जी ने असंवैधानिक तरीके से तोड़ दिया गया। 2010 में जो कराया था, 2010 में भी एक गणना हुई थी जातिगत, उसके आंकड़े क्यों नहीं आए? 21 में होनी थी, वो क्यों नहीं हुई? हाँ, वो क्यों नहीं हुई, वो तो शुभेंदु जी बताएंगे। लेकिन जातिगत जनगणना जो 2010-11 में हुई, 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। 21 में हिसाब तो बिल्कुल मांगा जाएगा सर, हिसाब क्यों नहीं मांगा जाएगा? 10 साल सत्ता में रहे हैं, उसका हिसाब तो उन्हें देना पड़ेगा, जनता दे रही है। 21 में होनी थी, क्यों नहीं हुई? अरे आप ये सवाल पूछे भाजपा वाले से। मलिक साहब, नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, आपने वो किया हुआ है और वो आंकड़े आपने नहीं दिए। हमने ही देश बनाया है, हमने ही संविधान बनाया है, हमने देश को आजाद कराया है। इन्होंने क्या किया है? देश को बेचा है। अरे सर, आजादी से 75 साल आगे आ चुके हैं हम लोग। ये हम ही आजादी लाए, से ये 75 लेके साल नहीं आ आए। चुके हैं। हम ही लेके आए हैं। इन्होंने तो देश को तोड़ा है। पूजा जी अभी कह रही थी कि 25 साल इनके भी हैं, उसको भी नहीं जोड़ते हुए अब वो कह रहे हैं कि वो 25 साल आप उनको नहीं देंगे क्रेडिट। पता नहीं क्या है हिसाब। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, 2010 से 11 में गणना हुई थी, 21 में क्यों नहीं हुई? सर उसका तो जवाब शुभेंदु जी देंगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं हुई? अरे सर, आप जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे हैं, वो तो जातिगत जनगणना की बात ही नहीं कर रहे हैं। 21 में क्यों नहीं हुई? अरे अंसारी साहब, आप तो मुझे ये बताइए कि ये 10 साल के बाद होती है, 21 में क्यों नहीं हुई? शुभेंदु जी क्यों नहीं करवाया, वो तो आप जवाब दीजिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आप ये बताइए कि आप बोलते हैं आरक्षण के कैप को तोड़ेंगे, कैसे तोड़िएगा? जैसे पहले तोड़ा था। क्या आप मतलब 75-80% तक ले जाइएगा आरक्षण को? पहले एक्सरे होगा, पूरे देश में एक्सरे होगा। सर 2011 में भी एक्सरे किया था, उस एक्सरे का रिपोर्ट कहां है? 21 में जनगणना क्यों नहीं हुई? मतलब वो यही है कि उसका जवाब मेरे पास हर चीज का जवाब है, लेकिन जवाब का आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा। सवाल ही नहीं पूछ सकते सर 2014 से 2024 का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? 21 में क्यों नहीं हुई जनगणना? अरे सर, लेकिन पहले ये तो बताइए, जातिगत जनगणना जो आप बात कर रहे हैं 2011 में हुआ था या नहीं? बिल्कुल हुआ था। तो वो रिपोर्ट कहां है? वो रिपोर्ट कहां है? सरकार चली गई थी, हमारी सरकार चली गई थी 2014 में। सर तो 11 की रिपोर्ट है, 11, 12, 13, 3 साल में रिपोर्ट आप नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे, सब निकाली जाएगी। चलिए ठीक है। शुभेंदु जी, आपने गणना ही नहीं करवाई। अरे देखिए क्या हालत है, प्रश्नों का जवाब कैसे दे रहे हैं, ये कांग्रेस की बौखलाहट है। 11 में जब जनगणना कराई इन्होंने, तो शिंदे साहब और अजय माकन जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि भाई ये रिपोर्ट्स के जो डाटा हैं पब्लिक नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इससे देश में विभाजन हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, देश बट जाएगा। आज वही इतना मानसिक विकलांग हो गई है कांग्रेस, कह रही है हम इस देश के अंदर जो खुद नहीं किया। आपके कई बार पूछने पर प्रवक्ता जी ने जवाब नहीं दिया। आज कह रही है कि हम देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे इस जनगणना को करवा के। ठीक है, जैसी आपकी मंशा, मेरे को पता नहीं है कि आपकी ये मंशा पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब ओंकारेश्वर स्टेटमेंट था, आप बीच में आपका स्टेटमेंट था 11 में, शिंदे साहब का स्टेटमेंट था, गृह मंत्री थे उस समय, अजय माकन जी पार्लियामेंटेरियन थे, उस समय जवाब दिया गया है। आप मजाक कर रहे हो क्या यहाँ पे? अब दूसरी चीज, टुकड़े आइए दूसरी चीज बताते हैं। मणिपुर अरे आप सब हिस्सा है। आप मणिपुर पे नहीं जा रहे हैं हम अभी, क्यों जो प्रश्न आपने पूछी सबका जवाब दे रहे हैं। बात कर रहे हो ना आप, टुकड़े किया। अरे सुनो तो, अरे सुन तो लो, आगे की बात सुन लो। आपने कहा देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया। देश के अंदर जो 72-70 सालों में कछुआ की गति से चल रहे थे,
और कितने किलोमीटर का रोड था, कितनी रेलवे थी, कितने रेलवे स्टेशन थे, कितनी गंदगी थी। जब स्टेशन जाते थे गंदगी- सुबह के समय पर तो स्टेशन में सारी नीचे भाजपा के पटरी की घरों ओर में आप देख नहीं पाते थे, ठीक आप है। पटरी की ओर देख नहीं पाते थे। ओंकारेश्वर जी, यही अब देखा ये चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप ये कहते हैं कि हम एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, एक्सरे करवाना चाहिए, बिल्कुल एक्सरे करवाइए, लेकिन जो पुराना एक्सरे हुआ था उसकी रिपोर्ट तो आपने दी नहीं थी, उस रिपोर्ट को रोक दिया गया था। उसके बाद आप आरक्षण को लेकर के ये कहते हैं हम 50 के कैप को तोड़ेंगे और 75 तक जरूरत हुई तो ले जाएंगे। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। मैं 3 देशों का वकील हूँ, इंग्लैंड देखिए, और इंडिया अभिषेक का। जी, बिल्कुल संभव है। 2011 सर, सुनिए तो में अब- जब जनगणना हुई थी, 2011 में जब जनगणना हुई थी, तो इस तरह का माहौल नहीं था, इस तरह की मांग नहीं उठती थी, क्योंकि इस तरह की डिस्पैरिटी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी जनगणना की फाइनल रिपोर्ट आने में 2-3 साल लग जाते हैं। 2014 में सरकार चली गई। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो 2014 में उसको पब्लिक कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज देश की इसकी मांग उठ रही है, बिहार से शुरू हुई है, उसी नीतीश कुमार ने, जिसने ये मांग उठाई थी, जिसने ये जनगणना रिपोर्ट रखी थी, जिसने आरक्षण विधानसभा में दिया था, वो नीतीश कुमार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो उनको देखना है कि ऐसे नीतीश कुमार को उन्होंने अपनी पार्टी में क्यों, अपने गठबंधन में क्यों ले लिया, एनडीए में। अगर उनकी बात गलत थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ओंकारेश्वर जी बोलिए। लगता है ओंकारेश्वर जी से संपर्क टूट गया है। पूजा जी, तब तक आपके पास आता हूं। क्या जातिगत जनगणना के साथ आप लोग भी खड़ी हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमें आकलन तो होना चाहिए ना कि हमारे जो है देश में किसकी कितनी जो है ऐसा नहीं कि जो है हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हमें तो ये भी जो है कहा हुआ है कि भाई आर्थिक की जो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, जो ये गैप है, इनइक्वालिटी है जो है इनकम में, उसको गैप को जो है रिफिल किया जाएगा। और कितनी इनइक्वालिटी है आपको पता ही है कि 10% लोगों के पास में 77.7 जो है वो अपने देश का वेल्थ है, और 60% लोगों के पास में 4.7% ही वेल्थ है देश का। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम ही हमें नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाति से प्रॉब्लम, मतलब जाति से प्रॉब्लम, ये कैसे, जरा ये लॉजिक, जाति से प्रॉब्लम कैसे, जरा मैं ये समझना चाहूंगा। जातिगत जनगणना जब होगी तो पता चलेगा किसकी कितनी भागीदारी की जरूरत है, किसको कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जब हमें पता ही नहीं होगा तो उसमें जाति का कॉलम लिखना जरूरी है, जाति का कॉलम लिखना जरूरी है उसमें। जातिगत जनगणना की बात करें तो जातिगत तो लिखी गई नहीं, आप समस्या पता करना है ना, तो जाति से समस्या पता चलेगी। अब बिल्कुल पता चलेगी कि 34 जाति के कितने लोग हैं और उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनको कितनी जो है इक्विटीज मिल रही है। ओंकारेश्वर जी आप भी ठीक है, पूजा जी बीच भी आर्थिक सर्वे नहीं हो रहा है। अरे सर नहीं, वही मैं समझ रहा हूं, आर्थिक सर्वे जिसकी जरूरत है। आरक्षण दिया जो गया था वो समानता के लिए दिया गया था कि आगे चल करके समानता आएगी, वो समानता नहीं आई। आरक्षण जिस पर्पस से दिया गया वो पर्पस पूरा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ जगहों पर हुआ होगा, लेकिन जो मेन मकसद था पूरा नहीं हो सका है। विषय उसके बारे में सोचने का है। पता नहीं जातियों के पीछे, ओंकारेश्वर जी, मेरे पिताजी कहा करते थे कि देखना जाति ऐसी चीज है जो जाति नहीं। मैं कहता था कि नहीं, भविष्य में जाति खत्म होगी, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूं सियासी पार्टियां जातियों के लिए लगी पड़ी हैं। जाति क्यों पूछना सर? सही कहा आपने। कबीर जी की हमको भी याद आ गई कि जाति ने पूछो साधु की, लेकिन राजनीति ने जाति को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। और इन सारे मुद्दों की जड़ में आर्थिक विकास है, आर्थिक पिछड़ापन। उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए आप चाहे इकोनॉमिक सर्वे कराएं, कास्ट को आप इग्नोर नहीं कर पाते, और भारतीय जनता पार्टी भी इग्नोर नहीं कर पाती। अगर वो इग्नोर करती तो विभिन्न राज्यों में जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाना, जाति के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना, ये काम वो नहीं करती। उसको भी लगता है कि जाति एक सच्चाई है, जाति से वोट मिलता है या जाति से उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, वोट से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है। ये इस फैक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसीलिए आज वो भी बार बार कहते हैं कि मैंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। क्यों कहते हैं कि मैंने आदिवासी समाज को वो दिया? चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन आज ये मुझे भी लगता है कि मेरे पिताजी जो थे वो सही कहा करते हैं कि जाति है जो जाति नहीं।
मैं उनसे लड़ा करता था कि नहीं, जातियों के आधार पे चीजें आगे नहीं होंगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना की बात हो रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।